और ये सर्बिया भाई एक अलग ही कंट्री है। सोचो 2 घंटे में हम एक नए देश में पहुंच जाएंगे। यूरोप में ना आपको ये चीज बहुत कॉमन दिखेगी कि एक कंट्री की सिटी में दूसरी कंट्री की सिटी के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। गाड़ी चलाते हुए टू 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 की आवाज क्यों आती है? ओके। सबसे बड़ा तो भाई ये 100 का यहाँ का नोट बच गया मेरा, मतलब इंडिया के 5,000 रुपए है लगभग। तो मेरे ख्याल से अगर चलान वलान हुए होंगे तो ये यहीं पे लेते होंगे। नो टिकटॉक यूट्यूब। हमारा इंडियन नंबर प्लेट देख के कह रहे कि साइड लगा लो और आ जाओ हमारे पास। Yes, 36 euro, one day. तो चार्ज लगा है क्योंकि हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है बल्गेरिया में। कस्टम ऑफिस के नाम पे जरा जरा से भाई डब्बे से बने हुए हैं। तो कोई भी ऑफिसर पूछता है ना मार्का, तो मतलब कि गाड़ी का ब्रांड क्या है। एंड ये लग गया भाई सर्बिया का स्टैंप अपने पासपोर्ट पे ही। तो लो भाई लोग, फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ वेलकम टू सर्बिया, हमारी 5वीं कंट्री स्कॉर्पियो एन के साथ। घुसते ही भाई जैक डैनियल्स इतनी बड़ी हुई। लो भाई 4-5 किलोमीटर चले थे और टोल टैक्स भी आ गया। एंड यहाँ से भाई सर्बिया की सड़कों पे अपना इंडियन फ्लैग लहराता हुआ। 100-150 किलोमीटर के लिए तो ज्यादा ही है वैसे देखा जाए तो। यहाँ भी देखो मैक्स बेट स्लॉट क्लब है। बताओ हर जगह पे भाई यही सट्टेबाजी चल रही है। सर्बिया के कुत्ते देखने हैं, आ जाओ दिखा दूंगा। चलो भाई चेकआउट करने का आ गया है बल्गेरिया या फिर सोफिया के अपने इस होटल से। ऐसा कुछ रूम था, 2 सिंगल बेड लगे हुए थे, एसी लगा हुआ है मस्त। यहाँ पे अपने सूटकेस है जो पैक हो चुके हैं। ये बाथरूम है जहाँ बाथटब है, मस्त मजे आए। 2 दिन आया मैं यहाँ पे। और ये टॉयलेट सीट जहाँ पे जेट स्प्रे अब नहीं मिलेगा। बस इसी व्लॉग में रो रहा हूँ जेट स्प्रे को लेके, आगे से नहीं रोऊंगा क्योंकि अब आदत पड़ जाएगी। 3 सूटकेस लाया था, एक तो मैंने ना कल रात को ही गाड़ी में रख दिया ताकि 3-3 उठा के ना लाने पड़े। और अभी यहाँ पे चेकआउट चल रहा है डन। पूरे ईरान में भी, पूरे टर्की में भी और अब यूरोप में भी मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी ऑफिस के या फिर अंदर वाले काम होते हैं ना वो ज्यादातर लड़कियां ही करती है। एंड जो आउटडोर या फील्ड वर्क है ना वो लड़के करते हैं। हालांकि टर्की की पुलिस फोर्स में लड़कियां बहुत थी, पर जनरली जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे सब जगह डन। तो अभी जो हमने पार्किंग ली हुई है ना 1,000 रुपए पर नाइट वाली, उसमें एक रिमोट मिलता है। उस रिमोट से बैरिकेड खुलेगा, तो वो रिमोट को मंगवा रहे हैं। लो जी आ गया है, 2 नंबर पार्किंग में लगाया हमने, तो ये बटन दबाना खुल जाएगा। जस्ट होटल के साथ में ही पार्किंग है। एंड ये खड़ी अपनी गाड़ी, फटाफट से पहले सामान डालते हैं। चलो जी चलो, सारा सामान हो गया सेट। 2 मिनट ही लगे आज तो। कल रात को जब मैं सूटकेस रखने आया था ना तो गाड़ी की पूरी सफाई करी, अंदर से, बाहर से नहीं। पानी नहीं था ना क्योंकि जितनी भी प्लास्टिक की बोतलें वगैरह थी वो सब निकाल दी मैंने पानी वाली और सारी वहाँ पे डस्टबिन में डाली। और ये गद्दा वद्दा भी उठा के पूरा साफ करा भाई। तो जितना साफ हो पाए उतना ही करा। वो ड्राई क्लीनिंग तो नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे बिना इक्विपमेंट्स या बिना पानी के, बट ठीक है अब साफ सुथरी लग रही है फाइनली 20-25 दिन के बाद। ये हमारा होटल था और इन्हीं की ये पार्किंग है 2 नंबर। इन्होंने मेरे ख्याल ये मंथली पैसे दे रखे होंगे पार्किंग वालों को, और गेस्ट से हर स्टे के लेते हैं, जैसे 1,000 रुपए पर नाइट बहुत ज्यादा होता है। सही बिजनेस है भाई। ऐसी जगहों पे ना अपना प्लॉट हो तो पार्किंग स्पेस बना दो एक, उसमें मेरे ख्याल 14 गाड़ी आ जाती है। सही जुगाड़ है भाई सब। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 3 जुलाई 2023। मैं हूं अभी बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूं अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर दिल्ली टू लंदन बाय रोड 110 दिनों के लिए, जिसमें भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। सीरीज भाई तगड़े व्लॉग्स बना रहे हैं हम भी, और आप भी तगड़ा सपोर्ट दिखा रहे हो। ऐसी सपोर्ट दिखाए रखना। 70,000 का लाइक एम है और सब्सक्राइब जरूर मार देना। 2 मिलियन करने हैं जल्दी से। हमारे मैप के अकॉर्डिंग थोड़े से चेंजेस हुए हैं। यहाँ से तो ये सेम ही चल रहा है टर्की तक पूरा, बट इस्तांबुल से हमें बल्गेरिया एंटर करना था डायरेक्टली। बट हमने क्या करा, बल्गेरिया ना जाके इस्तांबुल से ग्रीस एंटर करा एंड ग्रीस से सेम डे बल्गेरिया एंटर करा यहाँ पे। एंड इसके पीछे रीजन था बल्गेरिया की न्यू गाइडलाइंस आई थी, जिसके अकॉर्डिंग भाई अगर आपके पास एक शेंगेन वीजा है ना तो उसको आपको पहले यूज करना पड़ेगा, तब आप बल्गेरिया एंटर कर सकते हो। इसलिए हमें पहले ग्रीस आना पड़ा और अपना 1 दिन वेस्ट करना पड़ा 30 दिन के शेंगेन वीजा में से, तब जाके हमें बल्गेरिया में एंटर मिली। वो लास्ट टू लास्ट व्लॉग देख लेना, सारा समझ आ जाएगा। बाकी आज का ये जो सफर है ना वो होने वाला है भाई सोफिया बल्गेरिया से निस, जो कि एक सिटी है सर्बिया में। हमारे होटल से एग्जैक्ट 158 किलोमीटर है, 2 घंटे 17 मिनट लगेंगे केवल। और ये सर्बिया भाई एक अलग ही कंट्री है। सोचो 2 घंटे में हम एक नए देश में पहुंच जाएंगे। मतलब 2 घंटे होते ही कितने हैं भाई। सोचो मैं दिल्ली जाता हूँ गुड़गांव से, कभी कभी ट्रैफिक होता है ना तो 2 घंटे लग जाते हैं, और यहाँ यूरोप में 2 घंटे में पूरी कंट्री चेंज हो जाएगी। हालांकि बल्गेरिया एंड सर्बिया दोनों ही नॉन शेंगेन कंट्रीज है, तो बीच में बॉर्डर या चेक पोस्ट तो आएगा ही आएगा। अब लेट्स सी वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि शेंगेन टू शेंगेन जाते हैं ना तो उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, कोई बॉर्डर ही नहीं आता एक्चुअली में, बस निकलते जाओ। तो इनिशियल प्लान ये था बल्गेरिया से रोमानिया जाने का, रोमानिया से सर्बिया, बट रोमानिया हमने बीच में कट कर दिया क्योंकि टाइम का बहुत पंगा पड़ रहा था। 13 अगस्त को हमारा वीजा एक्सपायर हो रहा है ना, इसलिए सर्बिया में भी ना जो कैपिटल है इसकी बेलग्रेड, वहाँ पे नहीं जा रहे हम, उसकी जगह जा रहे निस, NIS। ये भाई 3rd लार्जेस्ट सिटी है सर्बिया की, जो यहाँ कहीं पे पड़ेगी। तो उसके बाद हम नॉर्थ मैसेडोनिया एंटर करेंगे, इसलिए
ना निस्से मैसेडोनिया पास है, बेलग्रेड से काफी दूर है। तो ये थोड़े से चेंजेस हम ट्रिप के दौरान करते जा रहे हैं, जो हम आपको भी बताते चलेंगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे भाई खींचते हैं एक ही स्ट्रेच में, मस्त 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्योंकि यूरोप एंटर करते टाइम ना मैं ट्रिप ए को रीसेट करना भूल गया, तो 300-350 किलोमीटर चलाई है यूरोप में, बाकी बचे हुए 2400 किलोमीटर टर्की के है। तो अभी मैं इसको रीसेट कर देता ताकि आगे के यूरोप के कैलकुलेट होते रहे यहाँ। अब जब हम यूके एंटर कर रहे होंगे तब देखेंगे कितने किलोमीटर चलाए हैं, प्लस 300 किलोमीटर। और ट्रिप भी है हमारी इस ट्रिप का पूरे का, मतलब दिल्ली से मुंबई गए, फिर ईरान, टर्की, यूरोप, तो टोटल 7673 चली। मेजर पार्ट तो हमारा यूरोप में ही होने वाला है, एंड यूके में भी 2500-3000 किलोमीटर है। तो लेट्स सी 25,000 किलोमीटर जाते हैं, उससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये है भाई इनका बैरिकेड, बटन दबाते हैं, खुल गया जी, खुल गया। अब यहाँ से रिमोट देना भी है, इनको ऐसे ही नहीं निकल सकते। तो भाई पतली पतली गली है, उसमें भी पार्किंग लेफ्ट राइट में लगा देते हैं लोग। अभी इस गली में तो नहीं है, वहाँ पे लगा रखी है, जगह ही क्या बचेगी भाई बीच में। थोड़ा इन यूरोपियन कंट्रीज को पार्किंग को लेके ना सीन सही करना चाहिए। टूरिस्ट तो चलो अपनी गाड़ी से नहीं आते, बट लोकल लोगों के लिए तो दिक्कत हो सकती है ना, घरों में भी पार्किंग नहीं है, होटल में भी पार्किंग नहीं है, रोड पे लगा देते हैं बस। चलो बाकी हम निकले भाई फटाफट से, देख रहे हो 2 घंटे 19 मिनट में नवी कंट्री पहुंच जाएंगे हम। यूरोप में ना आपको ये चीज बहुत कॉमन दिखेगी कि एक कंट्री की सिटी में दूसरी कंट्री की सिटी के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सोफिया सिटी एग्जिट करते ही सारी गाड़ियों के शोरूम ना लाइन से है, टोयोटा वगैरह, और यहाँ पे ही मॉल्स वगैरह भी है काफी, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। ये देखो लेफ्ट साइड में मोमा करके कोई मॉल है। क्योंकि सिटी में भाई जगह की इतनी कमी होती है कि इतने बड़े बड़े वेयर हाउस या फिर शोरूम वगैरह अंदर बन नहीं सकते, तो इसलिए जनरली इनको ना सिटी के बाहर बनाया जाता है बिल्कुल। एंड सिटी के बाहर जाते ही ग्रीनरी दिखती है, खेत ही खेत है दोनों तरफ, लेफ्ट राइट देख सकते हो आप, हरा भरा पूरा। और सोफिया के सिटी सेंटर से बल्गेरिया सर्बिया का बॉर्डर केवल 60 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हमें थोड़ा बहुत चलाना है सिटी में पहुंचने के लिए। गाड़ी अगर आपको रोकनी हो तो ऐसे साइड में ना जगह बनी होती है, यहीं पे आप रोक सकते हो। बीच हाईवे पे रोकना ऐसे अलाउड नहीं है, और ऊपर से सेफ भी नहीं है भाई। जैसे बल्गेरिया में कुछ हाईवेज में टॉप स्पीड भाई 130 की भी है, तो सोचो ऐसे ट्रक आ रहा है 110-120 में, तो क्या हालत होगी। अभी ये जो हाईवे है ना, इसकी स्पीड लिमिट 110 की है, तो मैंने तो भाई आराम से 105-6 पे क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया है, और चलती रहेगी, ना कोई चालान की टेंशन, मस्त अपना। टर्की में हमने मजे से भाई 120-130 पे चलाई तो है, ये सोच के कि हमारा चालान तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे कैमरास पकड़ नहीं पाएंगे नंबर प्लेट को। बट जैसे ही भाई बॉर्डर एग्जिट करने लगे, ग्रीस एंटर करने लगे, वहाँ पे उन्होंने थमा दिया चालान। लगभग 700 कुछ लीरा का था, इंडियन करेंसी में 3000 रुपए। तो इसलिए भाई यूरोप में तो यूरो में कटेंगे चालान मोटे मोटे, इसलिए स्पीड लिमिट्स का पालन करना पड़ेगा। मस्त देखो ये लिखा हुआ ना 110 की स्पीड, तो अपना आराम से वही 100-105 पे चला रहा हूँ। तक है ना वेस्टर्न कंट्रीज की रोड बहुत सुंदर प्यारी प्यारी ऐसे साफ सुथरी सी होती है, तो ऐसे दिल फिसल जाता है और पता नहीं चलता कब 120-30 पे हम चलाने लग जाते हैं। तो बस उसी दिल को फिसलने से बचाना है भाई। एंड वैसे भी अगर 105-10 की स्पीड पे एवरेज चलाएंगे ना क्रूज पे, तो भाई रेंज भी अच्छी देगी अपनी गाड़ी। अभी अराउंड 9.3 की एवरेज दे रही है, डीजल गाड़ी है जबकि, तो इसको हम 11-12 तक ले जा सकते हैं पूरे यूरोप में अगर ढंग से चलाए तो। और आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था सुबह, तो काफी लोगों के दिमाग में ये आ रहा था कि गाड़ी चलाते हुए टू 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 की आवाज क्यों आती है। होता क्या भाई, जैसे कहीं पे 130 किलोमीटर तो हम 130 पे चला रहे हैं गाड़ी को, बट ये गाड़ी जो है वो 120 तक ही जो है वो बिना टू 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 के चल सकती है। उसके बाद जो है वो बीप मारने लग जाती है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हो। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया में जितने भी हाईवेज एक्सप्रेसवे ज्यादातर टॉप स्पीड वहाँ की 120 की ही है, तो इसलिए गाड़ियों में ना डिफॉल्ट भाई सेटिंग आती है कि 120 से ऊपर जाते ही बजने लग जाएगी। अभी मैं देखो 100 पे चला रहा हूँ तो कोई आवाज नहीं आ रही, जैसी ये 120 के ऊपर जाएगी ना बजेगी भाई फिर। हाईवे के साइड में भाई पार्किंग बनी होती है, वहीं पे गाड़ी को रोक लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जितने भी देशों में हम जाएंगे अपने भारत का तिरंगा जरूर फहराएंगे। तो ये है भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 4 बल्गेरिया। एंड भाई ये खड़ी है स्कॉर्पियो एंड ये रहा झंडा, लेट्स गो। यहाँ से सर्बिया का बॉर्डर भाई 30-40 किलोमीटर रह गया, फटाफट से चलते हैं और मस्त वहाँ पे भी फिर अपना इंडियन फ्लैग लहराएंगे। एक दिन में 2 बार फ्लैग लहरा रहे हैं ना, तो इसलिए भाई कपड़े सेम हो जाएंगे वहाँ भी। इसके अलावा टर्की में एंड ग्रीस में भी हमने झंडा लहराया था, बट वो वीडियो हमने यूट्यूब पे नहीं डाली, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ईरान में जो किया था वो तो आपको दिखाई दिया था मैंने यूट्यूब पे भी। तो चलते हैं भाई जल्दी जल्दी फटाफट से बॉर्डर क्रॉस करे।
बॉर्डर जो है भाई वो आने वाला है, बस 9-10 किलोमीटर रह गया। बट मेरे पास ना थोड़ी सी करेंसी पड़ी हुई है यहाँ की, तो पेट्रोल ही डीजल डलवा लेते हैं, सॉरी, ताकि यूज हो जाए वो करेंसी। स्टेशन का नाम ही पेट्रोल है, बताओ। वैसे तो गाड़ी की टंकी फुल ही पड़ी है, अब जितना आएगा आएगा भाई। और इसके अलावा मेरे को वो भी लेना है यहाँ से वॉशर फ्लूइड, क्योंकि ना बहुत ज्यादा विंडशील्ड गंदी हो जाती है, तो ये सही लग रहा है ना बड़े वाला, या फिर ये बड़े वाला ले लेते हैं। देखता हूँ, रेट वेट पूछता हूँ। कल भी मैंने लेना था, एकदम से ध्यान से निकल गया भाई। ब्लॉगिंग के चक्कर में ना यही होता है, आधी चीजें ही भूल जाता हूँ मैं ब्लॉग बनाने में। बट आप लोग सपोर्ट भी दिखा रहे हो उतना ही। अभी डीजल भाई दो है, ग्रीन और प्रो। ग्रीन सस्ता है, प्रो थोड़ा सा महंगा है, तो हम तो ग्रीन ही डलवा लेंगे। अराउंड 120 इंडियन रुपीज में 1 लीटर डीजल मिलता है यहाँ। पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है, बट हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो डीजल ही डलवाना है। तो मेरे ख्याल से भाई 10-15 लीटर ही आएगा, उससे ज्यादा तो जगह नहीं है टैंक में। अराउंड भाई 16 लीटर आया है, 46 लेव का, 23 यूरो हो गया लगभग। वही कितने रुपए, 2300 रुपए का। तो वही ऐसी मार्केट्स बनी होती है, अंदर जाके पे करना पड़ेगा। कार्ड भी दे सकते हो, कैश। यस यस यस, हाँ, यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। From India, I saw your car. ओके, Where are you going? वी आर गोइंग टू लंडन, यूके। I'm from there. यू आर फ्रॉम? From Coventry. हाँ, ओके ओके ओके, हैव अ नाइस डे ब्रो, बाय। सबसे बड़ा तो भाई ये 100 का यहाँ का नोट बच गया मेरा, मतलब इंडिया के 5000 रुपये है लगभग। इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें ले लूँगा यहीं से ही, ताकि पैसे यूज़ हो जाए। वैसे तो बचेंगी भी, तो मैं करेंसी चेंज करवा सकता हूँ किसी भी कंट्री में जाके या किसी भी सिटी में जाके। बट ठीक है, जितनी यूज़ हो जाए वो सही है ना। डीजल की पेमेंट करके ना गाड़ी को भाई यहाँ पे लगा दिया, ताकि दिक्कत ना हो। अब चल के वॉशर फ्लूइड ले लेता हूँ। वोल्वो के ट्रक बहुत चलते हैं भाई यहाँ पे, ऐसे देख रहे हो पीछे बड़ा सा ट्रेलर लगा रखा है। कुछ में गाड़ियाँ जाती है, बाइकें जाती है, इसमें शायद से सामान जा रहा होगा नॉर्मल। अब यहाँ पे इतने सारे है भाई, क्योंकि देखो टेम्परेचर वाइज भी -80 डिग्री तक चल जाएगा ये। पर हमें इतना क्या लेना, एंटी फ्रीज वाले की जरूरत ही नहीं है। ये वाला सही है, समर विंडशील्ड वॉशर, और है भी भाई जर्मन क्वालिटी, देख रहे हो। टोटल भाई 16 लीवा का है, यानी कि 8 यूरो, 800 रुपये का। यार ये 5 लीटर तो बहुत महंगा है। ये सस्ता सा लग रहा है, रेट नहीं लिखा, जाके पूछना पड़ेगा भाई। यार मुझे ये नहीं पता इसमें पानी में मिक्स करके डालते हैं या इसको डायरेक्ट डाल लेते हैं। हाउ मच इज दिस फॉर? 10। ओके, तो ये 500 रुपये का है लगभग, 5 यूरो। हाँ चलो कंफर्म हो गया, ये वाला बिना पानी के डलता है, मतलब डायरेक्ट डाल लो। तो शायद से हमारी 3-3.5 लीटर की टंकी है, और ये है 5 लीटर का। स्कॉर्पियो में ना हाइड्रोलिक स्टड्स देने चाहिए थे, ऐसे इतना भारी सा बोनट है लोहे का, हालत खराब हो जाती है उठाने में। बट इसकी नली तो भाई इतनी बड़ी सी है, घुसेगा कैसे डायरेक्ट। चलो जी, ऐसे ही डाल रहे हैं भाई नॉर्मली। कितना वो हो, अभी तो डलता ही जा रहा है भाई। 1.5-2 लीटर, 2 लीटर के आसपास बच गया, 3 लीटर आ गया। यहाँ पे सुपर मार्केट में ना 1.5 लीटर की ये 6 बोतलें 500 भी नहीं, 550 रुपये की मिल रही है, और हमने कल 250 रुपये की लिया वहाँ सिटी से। पानी तो सिटी की सुपर मार्केट से लेने में फ़ायदा है, यहाँ पे तो बहुत महंगा मिलता है हाईवे पे। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या सामान ले, पैसों का अजीब सी चीज़ें, और वो भी महंगी महंगी। कार परफ्यूम्स है यहाँ पे काफ़ी सारे, बट अपने पास है भाई। ये कुकी समझ आ गई भाई। हाउ मच? 3.5, 5 का ही दे देते हैं, लगभग 170 रुपये का डब्बा है। थैंक यू सो मच। तो बस अब इतना ही नोट बचे हुए, थोड़ा बहुत अभिषेक ने भी ले लिया। और यहाँ रेड बुल का कैन देखो कितना बड़ा। ठीक है, अब ये ज़्यादा पैसे नहीं है, अराउंड 1500 रुपये इंडिया के, तो चेंज हो जाएंगे अगर किसी कंट्री में जाके तो ठीक है, वरना मैं ही ले जाऊँगा, कोई नहीं। वैसे मैंने एज ए सोविनियर नोट अलग से रख लिया था पहले ही। ओके, थैंक यू, बाय। अब चलते हैं भाई फटाफट से और बॉर्डर क्रॉस करते हैं सर्बिया का, यानी कि हमारी स्कॉर्पियो एन की भाई 5वीं कंट्री हो। मज़ेदार। अब तो भाई रोज़ रोज़ ही ऐसी कंट्री बदलती रहेगी, मतलब 2-2, 1-1 दिन के गैप में, और कब 25 कंट्रीज कवर कर लेंगे हम स्कॉर्पियो से, पता नहीं चलेगा। मजा तो आने वाला है भाई तगड़ा। वॉशर फ्लूइड देखते हैं भाई कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे सर्बिया, बल्गेरिया का। ठीक है भाई, हो गई साफ अच्छे से। चलो लो जी, यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो चुका है। कलोटिनी नाम करके सिटी है यहाँ पे, यहीं पे हमें चेकिंग वेकिंग करवानी है पूरी। गूगल मैप पे रेड दिखा रहा है थोड़ा सा, तो वही बॉर्डर की वजह से होगा, क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं ना, तो इस वक्त भीड़ होती है, स्पेशली ट्रक वगैरह की। यही अगर सुबह सुबह कर लो बॉर्डर क्रॉस तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। जैसे हमने ग्रीस और बल्गेरिया वाला एक ही दिन में मस्त दोपहर तक में कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह निकले थे हम। तो ये भाई यहाँ पे डाल रहे हैं गाड़ी का नंबर वगैरह, और मेरे ख्याल से अगर चलान वलान हुए होंगे तो ये यहीं पे लेते होंगे। ओके, तो भाई इन्होंने हमें यहाँ पे बुला लिया है। जो लोकल गाड़ियाँ थी उनको तो जाने दिया, बट हमारा इंडियन नंबर प्लेट देख के कह रहे कि साइड लगा लो और आ जाओ हमारे पास। बाकी यहाँ पे देखो आप, एथेंस, सोफिया और इस्तांबुल, तीनों जगह हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी चलते हैं भाई, इनको गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। आरसी तो दे दिया है, कारनेट और पासपोर्ट ले चलो। इतनी दिक्कत आएगी नहीं, वैसे नॉर्मल ही है भाई सब। और ये सब भी हो रहा है क्योंकि नॉन शेनेगन कंट्री में एंटर कर रहे हैं। शेनेगन टू शेनेगन में तो कुछ पूछेंगे ही नहीं, रोक रहे यार कुछ लोगों को। तो वो है सामने, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। नमस्ते। 36
euros, right? 36 euro. Yes. Okay. We have to pay this in every country or in just Bulgaria only? Yes, 36 euro 1 day. For 1 day? Compensation, yes. Okay. Compensation you for not vignette by vignette. Okay. If we stayed for 10 days, we have to pay 360 euro. 36 is for 1 day. Maybe. Oh, bhai. Europe very expensive. This is in only Bulgaria or in every country? No, only Bulgaria. Only Bulgaria. Okay. Journalist, YouTuber, YouTube. YouTuber, Yes. TikTok. No TikTok, YouTube. We are on a road trip from India to London. India, Goa, No, from Delhi. Goa. Goa is good. Yes. Good? Good, yes. Lots of beaches. For Goa, the best month is around November, December. Thank you. February. हाँ थैंक यू। अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ है। 36 यूरोस का जो है वो चार्ज लगा है क्योंकि हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है बल्गेरिया में। और अगर आप बल्गेरिया में गाड़ी चलाते हो बिना रजिस्ट्रेशन के, मतलब बिना यहाँ की लोकल रजिस्ट्रेशन के, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। एक दिन का ये बता रहे 36 यूरो बता भी रहे और वहाँ लिखा भी हुआ है। बट अब ये कंफ्यूजन है कि एक दिन का है या ये पूरी ट्रिप का है, क्योंकि हम तो एक ही दिन रुके हैं यहाँ पे। बट ये कह रहे हैं अगर एक दिन का इतना, तो अगर 10 दिन रुकते हैं तो 360 यूरोस तो भाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब एक ही दिन के हमने लगभग 3600 रुपीज पे करे इंडिया के। अब ये छोटी छोटी चीजें है ना, तो ये यूट्यूब पे मिलती है ना, हमें पता थी ट्रिप से पहले, तो जर्नी में ही पता चलेगी और आपको बताते भी चलेंगे। बट हर कंट्री में ना हो भाई ऐसा, वरना तो बहुत पैसा लग जाएगा ये पेनल्टीज में ही। और ये चालान नहीं है, रोड टैक्स की वजह से है। बाकी ये वाली पर्ची दी है इन्होंने 36 यूरोस की, कार्ड से कट गए पैसे। बाकी यहाँ पे इन्होंने पासपोर्ट स्टैंप वगैरह भी कुछ नहीं किया क्योंकि बॉर्डर 1 किलोमीटर के आसपास बचा है, तो यहाँ पे होगा वो सारा प्रोसेस। ये लोग तो ट्रैफिक पुलिस समझ सकते हो आप, वो थे। ये आया है भाई अब मेन टर्मिनल, लिखा भी है बल्गेरियन नेशनल कस्टम एजेंसी। तो ये वाली लाइन तो उसकी है ट्रक्स के लिए, हमें लेफ्ट में जाना है। 8-9 गाड़ी है भाई हमारे आगे, एक एक की अच्छे से चेकिंग हो रही होगी और वही पासपोर्ट पे स्टैंप लगेगा एग्जिट का कि हम बल्गेरिया से एग्जिट कर चुके हैं। कार्नेट पे कोई स्टैंप नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट स्टैंप होगा। यूरोप में ना लैंड रोवर की गाड़ियां कम है, लेकिन जैसे ही भाई यूके एंटर करेंगे ना, वहाँ पे बहुत देखने को मिलेगी। इधर यूरोप में BMW, मर्सिडीज, ऑडी ये ज्यादा चलती है और ये भी फोक्सवैगन भी। बल्गेरिया की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना, वो सब कुछ यहीं पे ही हो जाएगी। और इसके बाद ये बॉर्डर क्रॉस करते ही सामने वो आपको दिख रहा है, ये वाला देखो, ये है भाई सर्बिया का बॉर्डर, तो वहां पे भी फॉर्मेलिटी करवानी पड़ेगी सारी। आपको काफी बार मैंने बताया कि जिस भी कंट्री से आप एग्जिट करते हो ना, उनको आपसे कभी दिक्कत नहीं होगी, इतनी पूछताछ नहीं करेंगे क्योंकि आप जा ही रहे हो ना उनके देश से। लेकिन जिस कंट्री में आप एंट्री करते हो ना भाई, उनको पूरी ताक झाक करनी पड़ती है कि क्या लेकर आ रहे हैं, रुकेंगे यहाँ कितने दिन, जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि यूरोप में इतना सीन नहीं है क्योंकि एक बार आप यूरोपियन यूनियन में एंटर कर गए, उसके बाद सब कंट्रीज ना फिर भरोसा कर लेती है कि पिछले बॉर्डर ने छोड़ा इनको, तो मतलब यहाँ भी कोई दिक्कत करेंगे नहीं है। कस्टम ऑफिस के नाम पे जरा से भाई डब्बे से बने हुए, यहीं पे सारा काम हो जाता है। इसी में इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए, इसी में कस्टम वाले, और छोड़ देते हैं आगे स्टैंप मार के। एक गाड़ी में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लग रहे हैं और फिर सीधा भेज देते हैं। दिस इज रजिस्ट्रेशन, दिस इज ड्राइविंग लाइसेंस। हैरान हो गए भाई, वो इंडिया की कार यहाँ क्या कर रही है। इंश्योरेंस हमने सिर्फ ना वहीं ग्रीस बॉर्डर पे लिया था, उसके बाद से मांगा ही नहीं, ना बल्गेरिया में मांगा, ना अभी मेरे को लग रहा है मांगेंगे, क्योंकि वो एक ही ग्रीन कार्ड ना यूरोप की मेजर कंट्रीज कवर कर लेता है, तो सही है वो। 18,000 रुपए दिए थे हमने, 180 यूरोज एक महीने के लिए। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस भी ना भाई ये इंडिया वाले से ही मान जाते, क्योंकि वो इंग्लिश में है, तो इंटरनेशनल जो हमने बनवाया ना, वो अभी तक पूछा ही नहीं भाई, 5वीं कंट्री एंटर करने वाले हैं हम, इंडियन लाइसेंस से ही काम चल जा रहा है। बॉर्डर तो भाई नाम का ही है, टोल टैक्स ही है वैसे, ये समझ लो एक तरह का, जिस हिसाब से फैसिलिटीज बनी हुई है छोटे छोटे कैबिन में। इंश्योरेंस मांग रहे हैं जो ग्रीन कार्ड हमने बनवाया था वहाँ। अब ये भी पंगा है भाई, ये 30 दिन का ही है ग्रीन कार्ड, हमें रहना है यूरोप में लगभग 43 डेज, तो एक और बार बनवाना पड़ेगा 13 दिन के लिए। ब्रांड को यहाँ बोलते हैं मार्का, तो कोई भी ऑफिसर पूछता है ना मार्का, तो मतलब कि गाड़ी का ब्रांड क्या है। कार्नेट पे तो भाई कोई स्टैंप नहीं मारा, लेकिन पासपोर्ट पे स्टैंप लग चुका है बल्गेरिया से एग्जिट का। एंड वो सामने आ गया है सर्बिया की एंट्रेंस का बॉर्डर, यहाँ पे भी दिखाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह। होपफुली गाड़ी चेक ना करे, कर भी लेंगे तो ऐसे हम कौन सा कुछ गलत सामान ले जा रहे हैं भाई। भाई ये भी पासपोर्ट लेके कहीं तो जा रहे, कह रहे वेट करो। एक तो इंडियन पासपोर्ट देख के, इंडियन पासपोर्ट भी छोड़ो, यूरोप में इतना सीन नहीं है, अमेरिका में ज़्यादा होता है, लेकिन इंडियन गाड़ी देख के ज़रूर सीन होता है, मतलब थोड़ा सा वो पूछताछ ज़्यादा करते हैं, हमसे नहीं अपने ही इंटरनली। आ गए भाई, आ गए हैं, शायद से हो गया है सब। हाँ स्टैंप लग रहा है भाई, ये डिचिक लग गया, थैंक यू सो मच या बाय। चलो जी चलो, आ गए हैं सर्बिया विच, एंड ये लग गया भाई सर्बिया का स्टैंप अपने पासपोर्ट पे। डेट वेट इन्होंने देखो कैसे लिखी है, 3 तारीख है ना आज, और जुलाई को लिखा है, वो
रोमन न्यूमरल्स में, और आगे 23 2023 मतलब। तो लो भाई लोग, फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ वेलकम टू सर्बिया, हमारी 5वीं कंट्री स्कॉर्पियो एन के साथ, और मेरी आई गेस 16th या 17th कंट्री है टोटल। बल्गेरिया में भी हमने बहुत मच्छर मारे हैं, हरे हरे रंग के, देखो। बाकी वो था इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिस सर्बिया का, इन्होंने ना बिल्कुल सही स्टैंप मारे हैं भाई। देखो 1 जुलाई को हम एंटर करे थे मकाजा के थ्रू ग्रीस में, फिर 1 जुलाई को ही एग्जिट कर गए थे कीपी के थ्रू ग्रीस से, फिर तीसरा स्टैंप हमारा लगा था ये 1 जुलाई को बल्गेरिया एंटर करने का, एंड आज लगाया इन्होंने चौथा स्टैंप 3 जुलाई को बल्गेरिया से एग्जिट करने का कलोटनी सिटी से। तो पूरा ना पेज का यूटिलाइज अच्छे से हो गया, वरना वेस्ट कर देते 1-2 स्टैंप से। ज्यादा नहीं भाई, 5 मिनट ही लगे हैं बस। पासपोर्ट वासपोर्ट चेक करा, स्टैंप मारा और जाने दिया। बाकी निकलते यहाँ पर बैंक है, ड्यूटी फ्री शॉप है, एक्सचेंज ऑफिस भी है, तो एटीएम से पैसे वैसे निकालने निकाल सकते हो। एंड एक ही नहीं भाई, आगे भी काफी सारे हैं, और टर्की का बुफे भी मिल रहा है यहाँ पे खाना, अगर किसी को खाना है टर्की। काश यहाँ पे लिखा होता इंडियन बुफे, ओए मजा आ जाता। मिल जाएगा हर कंट्री में इंडियन खाना, बट बहुत महंगा है। तो भाई अब तो मतलब ऐसा है कि 5-6 दिन में एक बार ही खाऊंगा कभी। बाकी वो लोग जो है ना, इतनी भीड़ दिख रही है आपको, वो सर्बिया से बल्गेरिया जा रहे हैं, एंड हम जो है बल्गेरिया से सर्बिया आए हैं। और यार सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार, जो कि के भाई 1 यूरो में 117 दिनार आते हैं। मतलब आप लगा लो इंडिया का 1 रुपया काइंड ऑफ यहाँ के 1 दिनार के बराबर है। वैसे एक नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही पड़ता है। अब वैसे तो हमें सर्बिया में भाई 1 ही दिन रुकना है, बट यहाँ पे टोल टैक्स वगैरह आएंगे तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ से थोड़े बहुत जो है वो एटीएम से निकाल लेते हैं। देखता हूँ एटीएम से या वहाँ की करेंसी को कन्वर्ट करवा लेता हूँ यहाँ पे, और ज्यादा नहीं लेने, बस सोविनियर खरीदने के पैसे हो, होटल के तो हम कार्ड से ही पे कर देते हैं, खाने के भी कार्ड से ही हो जाते हैं, टोल टैक्स के लिए कैश ले ले। 30 बल्गेरियन लीवा पड़े हैं मेरे पास, और टर्की के जो लीरा थे उसकी तो गड्डी पड़ी है, ये सब चेंज करवाता हूँ, क्योंकि टर्किश लीरा यहाँ तो इजीली चेंज हो जाएगा, और शायद से ना रेट भी अच्छा मिलेगा क्योंकि टर्की पास है। बट जैसे जैसे यूके के पास जाते रहेंगे ना, फिर नहीं लेगा कोई भी लीरा, लेगा भी तो बहुत गंदा रेट देगा। टर्किश लीरा के सिक्के भी बहुत पड़े हैं, सब चेंज करवा के खाली कर दूंगा। एंड ये सर्बिया का फ्लैग देख लो भाई, मस्त लहरा रहा है। एंड उधर भी है एक बड़े वाला, ओए होए यार, इन्होंने लिखा हुआ है चेंज 0% कमीशन, हालांकि 0% कमीशन होगा नहीं, देख लेना, लेंगे तो सही। यहाँ की करेंसी का रेट चल रहा है 1 यूरो 115 दिनार, मतलब ये जो हमें देंगे ठीक ही है। फिर तो गूगल वाला ही ऑलमोस्ट रेट है, 1-2 दिनार का फर्क आ रहा है। ये तो पूरी ग्रोसरी स्टोर है भाई, यही एक्सचेंज कर देते हैं क्या? सही है। घुसते ही भाई जैक डैनियल्स इतनी बड़ी, ओए होए, चिल्लर देख के मना ना करे, वैसे करेंगे तो नहीं, ले लेंगे। ये गड्डी देखो भाई, टर्किश लीरा, एक्सचेंज नो no Turkish lira. We have Bulgarian leva also. Bulgarian no Turkish lira. 1 लीवा के ये 56 दिनार दे रहे हैं, ठीक ही है रेट। 1736 नहीं दिए। जो करेंसी भाई यूज हो सकती है ना बॉर्डर पे, वो ही ले रहे हैं। ये टर्किश लीरा भी मना कर रहे हैं, हालांकि 1-2 दुकानें हो रहे हैं, वहाँ जाके पता करते हैं। और सोविनियर भाई अपने को यहीं मिल गया, चलो ठीक है, वहाँ जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। फ्रिज मैग्नेट है सर्बिया का, कितने का है? 290 दिनार, लगभग 200-250 रुपये का। मेटल वाला नहीं है यार इनके पास, ये है शायद, पर अजीब सा लग रहा है। सर्बिया की जगह सर्बीजा लिखा हुआ है इन्होंने, ले लेता हूँ भाई, मिले ना मिले आगे कुछ नहीं कह सकते। हमने सिम ली थी पूरे यूरोप में चलने वाली, वो अभी तक भाई बल्गेरिया के ही नेटवर्क पकड़े हुए, तो शायद से थोड़ी आगे जाने पे सर्बिया के नेटवर्क पकड़ेगी, और उसके साथ साथ फिर हमारा नेट भी चलेगा। अभी नेट नहीं चल रहा। टाइम डिफरेंस भाई 3.5 घंटे का हो चुका है। इंडिया में इस वक्त शाम के 6:20 हो रहे हैं, और यहाँ सर्बिया में 2:50 दोपहर के। सिटी यहाँ से 102 किलोमीटर बची है, लगभग 1.25 घंटा लगेगा। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज का दिन ही है सर्बिया में, तो हमें जितना घूमना है आज ही घूमना है, कल हम निकल जाएंगे अगली कंट्री के लिए। सही में भाई दूसरी तरफ तो कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन है, इतना ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, हमारे लिए सही है। चलो खाली खाली मस्त घूमेंगे। No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Big flex, my swole up, double cup and I'm pulled up. Niggas hating like. लो भाई 4-5 किलोमीटर चले थे और टोल टैक्स भी आ गया, इसलिए अच्छा हुआ ना कैश निकलवा लिया। अब यहाँ पे ये कैश ही मांगेंगे क्योंकि कोई बंदा नहीं बैठा। सर्बिया का पहला टोल, बटन पर्ची नहीं भाई, मोटा सा कार्ड दिया है यहाँ पे तो पूरा। अभी ये एंट्रेंस थी इसलिए कोई पैसे नहीं लिए, जब एग्जिट करेंगे ना हाईवे से तब पैसे लेंगे। और रेस्ट एरिया यहाँ पे भी बने हुए हैं और लिखा भी हुआ है कितनी आगे है, 5 किलोमीटर दूर। बॉर्डर के पास ना काफी ग्रीनरी है, या फिर आप कह सकते हो सिटी से 30-40 किलोमीटर बाहर
काफी पेड़ लगे हुए हैं पूरे और खेत वेत भी काफी है। चलो भाई बाकी सर्बिया में भी अब एंटर तो कर लिया है, तो अपना इंडियन फ्लैग जरा लहरा दिया जाए। ये पार्किंग आ गई है स्पेस, यहीं पे लगाते हैं साइड में, क्योंकि वैसे तो हाईवे पे भाई लगा नहीं सकते ऐसे कहीं पे भी, यहाँ अपने को जगह मिल जाएगी मस्त। एंड इन्हीं पार्किंग स्पॉट्स पे ना भाई ऐसे पोर्टेबल तो नहीं कह सकते, बॉक्स वाले वॉशरूम लगे रहते हैं जिनका नाम होता है मोबिल WC। तरह की कुछ टॉयलेट सीट है, तो इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हो। बहुत बदबू आ रही है, मैं तो नहीं करूंगा पर्सनली कभी भी। बाकी लोकेशन भी भाई परफेक्ट है झंडा लहराने के लिए, क्योंकि कोई है भी नहीं, और वैसे इन देशों में कोई इतनी दिक्कत करेगा भी नहीं अगर हम लहरा रहे हैं तो। हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 5 सर्बिया में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। एंड यहाँ से भाई सर्बिया की सड़कों पे अपना इंडियन फ्लैग लहराता हुआ, ओए होए होए भाई, ऐसे ही यूरोप की 25 और कंट्रीज में हम फहराने वाले हैं अपना इंडिया का फ्लैग। यहीं पे भाई डस्टबिन वगैरह ही बने हुए, और बैठ के आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हो। हमारे सामने 2 लोग आके खा के गए, बताओ इतनी धूप में, देख लो सर पे धूप है पूरी की पूरी, और यहाँ बैठ के खा रहे थे। बाकी कोई नहीं भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं। निस 30 किलोमीटर रह गई है सिटी यहाँ से बस। चलो जी, सारा फोटो रील्स वीडियो अच्छे से बन गई है, फटाफट से अब सिटी में चलते हैं। 30 किलोमीटर रह गया है, 20 मिनट लगने हैं केवल। Doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Do roll like a Mack truck, country heart, I'm a cop a farm and go act up. भाई जो हमने टोल एंट्री करी थी उसकी एग्जिट आ गई है, और अब यहाँ पे पर्ची दिखा के पैसा देना है। लेट्स सी कितना मांगेंगे। दिनार ये 450 इंडिया के लगभग 400 कुछ रुपए बनेंगे। 100-150 किलोमीटर के लिए तो ज्यादा ही है वैसे देखा जाए तो। लेट्स गो भाई। निस सिटी जो है ना बस आई गई, 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से केवल। ऊपर भाई पहाड़ देखो, उनके टॉप पे बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। और बल्गेरिया से यहाँ तक का जो पूरा रास्ता था ना भाई, हाईवे पे एक जगह भी कोई बड़ा फास्ट फूड का वो रेस्टोरेंट नहीं आया, मैकडोनल्ड्स वगैरह, मतलब आ रहे थे छोटे मोटे वो लोकल रेस्टोरेंट थे बस। ज्यादा बड़ी सिटी है नहीं यार, तो पता नहीं होटल्स के भी ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो पक्की बात है महंगे होंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी पार्किंग के भाई वही हाल लग रहे हैं, साइडों में ही लगा रखे लोगों ने, या फिर अलग से प्लॉट बने हुए हैं जिनके अंदर आप पेड पार्किंग ले सकते हो। ये निस का मेन बस स्टैंड है, एंड भाई काफी शांत सी सिटी लग रही है, मतलब इतनी वो नहीं है क्राउडेड या टूरिस्ट नहीं दिख रहे। हमने सबवे की लोकेशन लगाई थी खाने के लिए, और यहाँ पे सबवे ही नहीं एग्जिस्ट करता, बताओ। चलते चलते ही रास्ते में एक कैफे दिख गया था, और उसी के साइड में ये रेजिडेंशियल एरिया, तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी। सबने चढ़ा रखी है भाई, देखो हमने अकेले ने नहीं चढ़ाई है, देख लो। पर ये मुझे लग रहा है इन अपार्टमेंट वालों की पार्किंग है, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलो कोई गल नहीं, जल्दी जल्दी खा के फिर निकल लेंगे, तब तक ये धूप भी चली जाएगी, फिर हम सिटी एक्सप्लोर कर लेंगे जितना हो सकेगा। आज खुला तो लग रहा है, कोई तो है यहाँ स्टाफ। ये है भाई छोटा सा कैफे, यहाँ पे पिज्जा पास्ता सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो पास्ता खाऊंगा भाई, बहुत दिन हो गए। वेज के जमेले है भाई, नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। अब वो सामने कैफे है, वहाँ पता कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं हुआ, तो यहाँ कैफे है, यहाँ पता करेंगे। पहले हमारे प्लान में ना इटली इंक्लूडेड नहीं था, बट अब मैंने आइटनरी बनाई तो किसी तरह से 2-3 दिन निकाल लिए। और इटली में हम वो रोम की साइड नहीं जाएंगे, मिलान जाने वाले हैं 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे आपको लग्जरी ब्रांड दिखाऊंगा और इटली का पास्ता एंड पिज्जा भी। इनमें से भाई किसी के पास नहीं है वेजिटेरियन पिज्जा, तो वहीं पे जा रहे हैं। उनके पास वेजिटेरियन पास्ता था, तो वो खा लेंगे। ये आ गया भाई हमारा वेजिटेरियन पास्ता, लगभग इंडिया के 320 रुपए के आसपास का पड़ रहा है, यहाँ की करेंसी में 350 दिनार का। ठीक है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा है, बट यहाँ पे भाई गार्लिक ब्रेड नहीं देते पास्ता के साथ, उसी में तो मजा आता है खाने का। बट कोई नहीं, अभी तो पेट भरना है फिलहाल, वो ज्यादा जरूरी है। चलो भाई होटल मिल गया है, ब्लॉसम इन करके, अंदर की तरफ अभी दिखाऊंगा। पहले हम लगेज निकाल रहे हैं। एंड पार्किंग का यहाँ पे भी वही फंडा है भाई कि इनकी प्राइवेट पार्किंग है, पर नाइट 10 यूरोज ले रहे हैं, यानी अराउंड 1000। तो सामान यहीं उतारेंगे सारा, फिर गाड़ी वहाँ पे रखेंगे। गाड़ी जा रही है भाई पार्किंग में, एंड ये है होटल।
ब्लूम इन करके हॉस्टल भी है, होटल भी है। हॉस्टल था 25 यूरो में 2 बेड, फिर हमने होटल ही ले लिया, 30 यूरो में दे दिया इन्होंने। प्राइवेट रूम में लगेज यहाँ रखा है, अभी वो गाड़ी रखे आएंगे फिर हम चेक इन करेंगे। यहीं पे भाई कैफे भी है, मस्त खा पी सकते हैं आराम से। पीना तो मतलब मैं पीता नहीं हूँ, खा सकते हैं। ये बाहर साइकिल्स पड़ी हुई है, पता नहीं रेंट पे मिलती है या होटल वालों की है, करेंगे पता। अभी फिलहाल शाम के 7:15 बज चुके हैं, फटाफट चेक इन करते ही भागूंगा भाई सिटी घूमने। ज़्यादा जगह नहीं, एटलीस्ट सिटी सेंटर जो है वहीं चला जाऊँ, कुछ देख लेंगे आसपास खाने का भी और लोकल लोगों को भी देख लेंगे कैसे रहते हैं यहाँ पे। वैसे ये होटल 40 यूरोस का था, यानी 4000 का। इसके ओनर आए ना और हमारी बाहर गाड़ी देखी, स्कॉर्पियो वैन खड़ी है पूरा रैप ऐप में, उन्होंने $10 का डिस्काउंट दे दिया। कह रहा 40 यूरो की जगह अब 30 यूरोस लेंगे हम आपसे, मतलब विद पार्किंग 40 लेंगे, पहले विद पार्किंग 50 यूरो। ठीक मिल गया रूम 3000 से कम का। तो ये है भाई यहाँ का रिसेप्शन, कार्ड दे दिया है पेमेंट के लिए एंड साथ में वाईफाई भी कनेक्ट कर लिया है। मस्त स्पीड यहाँ वाले वाईफाई की तो कम है, 8 Mbps, बट ठीक है व्लॉग अपलोड हो जाएगा इतने से भी। और सिम भी हमारी यूरोप वाली चल चुकी है, एयरटेल करके कंपनी से कनेक्ट हो गई है, तो इसकी स्पीड तो मस्त आती है भाई 5G में कम से कम 300-400 Mbps। बट सिम में हमारे पास सिर्फ 50 GB है, तो वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, होटल के वाईफाई से काम चला लेंगे। यहीं पे सिटी का मैप भी मिल गया भाई अपने को। So at the moment we are here. Okay. When you go to the main road, on the right, at the first roundabout, you have several fast foods. You have Serbian grill, American barbecue, bakery, pasta bar, toast and sandwiches. This is city center? City center is all of these. It's very, very close, but on the first roundabout, all the street food you want to eat is there. Okay. रूम टूर भाई मैं जाके दूंगा, अभी मैं फटाफट निकल गया वरना अंधेरा हो जाएगा ना, फिर आपको भी दिखा नहीं पाऊंगा अच्छे से सिटी। वैसे तो इस सिटी में ना 3-4 जगह है घूमने लायक, बट अभी जा नहीं पाऊंगा, इसलिए सिर्फ सिटी सेंटर जा रहा हूँ, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा सर्बिया की बात करें तो भाई लैंड एरिया वाइज वर्ल्ड में सर्बिया 113th रैंक पे आती है, विद अ टोटल एरिया ऑफ 88,500 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे सर्बिया में अराउंड 68 लाख लोग रहते हैं, एंड उसमें से ऑलमोस्ट 2 लाख लोग जो है वो निस में रहते हैं, तो इसलिए निस जो है ना वो सर्बिया की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। एंड काफी टूरिस्ट यहाँ पे भी घूमने आते हैं। जब आप लिखोगे ना गूगल पे कि प्लेसेस टू विजिट इन सर्बिया, तो 4th-5वें नंबर पे निस सिटी का भी नाम आता है। अब ऑब्वियसली बेलग्रेड यहाँ की जो कैपिटल सिटी है उसका टॉप पे ही आएगा, बट हम जा नहीं पाए, आपको रीजन बताया मैंने। इसके अलावा भाई सर्बिया जो है ना वो वर्ल्ड की बिगेस्ट एक्सपोर्टर है रेस्बेरीज की। 2012 में वर्ल्ड में जितनी भी रेस्बेरीज थी ना उसमें से 95% के लिए सर्बिया ही रिस्पॉन्सिबल था। अगेन भाई 1250 GS से दिख गई, कितनी सही लग रही है ना कलर। बाकी यहाँ पे लाइन से कैफेज बने हुए हैं, ये थोड़ा सा ग्रीन एरिया है, और इधर की साइड में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे जाएगी। हमारे होटल से सिटी सेंटर लगभग 1 किलोमीटर था, तो पैदल मैं निकल गया, गाड़ी लाने का मतलब नहीं था, पार्किंग मिलती नहीं, तो मैंने सोचा पैदल ही बेस्ट है। अरे बाइक्स तो भाई काफी सारी है यहाँ पे, देखो कावासाकी जा रही। यहाँ का सुपरमार्केट स्टोर दिख गया, चलो आते वक्त आपको थोड़े बहुत प्राइसेस बताऊंगा अंदर सब्जियों वगैरह के। यहाँ पे बल्गेरिया में भी और यहाँ सर्बिया में भी भाई ऐसे ना स्लॉट मशीन लगी होती है, और या फिर आप कह सकते हो कैसीनो टाइप के है, इसका नाम है मैक्स बेट। तो शायद से यहाँ पे लीगल है ये सब कुछ, ऐसे खुले में ना रोडों पे बने हुए हैं। एंड गाड़ी से मैंने आपको जो एरिया दिखाया था ना वो बाहर का एरिया था भाई, ये देखो बिल्कुल सिटी सेंटर जो है कितना चहल पहल है यहाँ पे, मस्त एकदम। ज्यादा तो मेरे को यहाँ पर लोकल लोग ही दिख रहे हैं, टूरिस्ट तो शायद कम ही है, होंगे भी तो यूरोप के ही होंगे, तो फर्क पता ही नहीं चलता भाई कौन सी कंट्री का कौन बंदा है। एक ये बड़ा सा फोरम शॉपिंग सेंटर है भाई, देख रहे हो। यहाँ भी देखो मैक्स बेट स्लॉट क्लब है, बताओ हर जगह पे भाई यही सट्टेबाजियां चल रही हैं। ईरान और टर्की में जो वहाँ की नॉर्मल पब्लिक थी ना रोड पे चलते हुए, भाई उनके चेहरे पे ना स्माइल आती थी हमें देखते ही कि हाँ कोई टूरिस्ट आया हुआ है, या फिर मतलब ना ऐसे वो इन्वाइट करते थे, चीजें दे देते थे। बट यहाँ यूरोप में एंटर करते भाई सबके मुँह सड़े रहते हैं। अब जो होटल रिसेप्शन वगैरह पे वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बट जो लोग चल रहे हैं ना यहाँ पे स्ट्रीट पे लोकल, वो भाई अलग ही एटीट्यूड में है अभी तक जितने हमसे टकराए हैं, बाकी पता नहीं। ये देखो एक और बना हुआ है यहाँ पे, ये कैसीनो वाला। पूरे सर्बिया में ना आपको कहीं पे भी बीचेस या पानी नहीं देखने को मिलेगा समुद्र का, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। एंड यहाँ की जो लैंग्वेज है ना सर्बियन, वो भाई ओटोमन एम्पायर के टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। पूरे यूरोप में ही ना गाड़ी वाले भाई अच्छे से रूल फॉलो करते हैं, कोई भी रूल्स ना तोड़ता नहीं है। अभी जैसी पेडेस्ट्रियन की ग्रीन लाइट हो जाएगी ना भाई सबके सब रुक जाएंगे और निकलने देंगे। और एक थोड़ी सी डराने वाली चीज भी है सर्बिया के बारे में कि यहाँ पे भाई रेगुलरली अर्थक्वेक्स बहुत आते रहते हैं। इतने ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं आते कि डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे, बट आते रहते हैं छोटे मोटे अर्थक्वेक। पानी की बात कर रहा था भाई, और पानी मिल गया यहाँ पर देखो, बट ये समुद्र नहीं है ऑब्वियसली, बट सुंदर जगह है ना, देखो लोग बैठे हुए किनारों पे, एंड सनलाइट जो है वो घरों पे पड़ के येलो येलो सा बना रही है पूरा। और इधर की तरफ भी देखो यार, है सुंदर तो है जगह भाई, कुछ भी कहो। अच्छा निकोला टेस्ला के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो सर्बियंस जो है वो क्लेम करते हैं कि निकोला टेस्ला सर्बिया से थे, हालांकि क्रोशिया भी इसको क्लेम करती है कि वो क्रोशिया से थे। कोई मिलेगा उनसे तो बताना जरा मुझे कमेंट्स में आके, ओके। अच्छा अभी पता चला कि इस सिटी को ना निश बोलते हैं, NISH, स्पेलिंग NIS है बट प्रोनाउंसिएशन निश है,
SH। तो अभी भाई मैं फिलहाल यहाँ के फेमस निश फोर्टेस में आ गया हूँ। बहुत फेमस किला है यहाँ का ये, तो मैंने कहा चलो विजिट कर आते हो। और 24 घंटे खुला रहता है तो टाइम की भी दिक्कत नहीं। सर्बिया के कुत्ते देखने हैं, आ जाओ दिखा दूंगा कैसे मटक मटक के चल रहा है, देख रहे हो। ओए होए ओए होए ओए होए। फोर्ट तक जाने के लिए ना भाई ये लगभग 500 मीटर की वॉक है। दोनों तरफ पार्क वार्क बना रखे, ग्रीनरी ग्रीनरी भाई सब देख रहे हो। बेंचेस भी लगे हुए हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है भाई ज्यादा, 1-2 म्यूजियम है वो भी इस टाइम पे बंद पड़ा हुआ है। बाकी ये पार्क ही है जहाँ पे लोकल्स मटक रहे हैं इधर उधर। चलो भाई बाहर जा रहा हूँ, यहीं पे देखो अंदर कैफे बना हुआ है बड़ा मस्त सा। एग्जिट करते और सामने वो पुल था ना वहाँ जाके देखते क्या है। एक यहाँ पे ये जैज म्यूजियम है और यहाँ पे ना जैज फेस्टिवल होता है, बट अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब बंद पड़ा हुआ है। पता नहीं कुछ टाइमिंग होते होंगे शायद। ये गाड़ी देखो क्या मस्त लग रही है ना। वहाँ से निकला हूँ भाई मैं, एंड ये मैंने आपको पानी दिखाया ही था। और यहाँ पर है ये ब्रिज, भाई क्या सही सीन है। और इस टाइम पे आप देखो कितने बज रहे हैं, 8:20 रात के, और पूरी रोशनी हो रही है भाई। मेरे को लग रहा है यहाँ पे सनसेट 9:30-10 बजे के बाद ही होगा। इंडिया में इस टाइम पे कितने, मेरे ख्याल 12 बज रहे होंगे। सोचो 12 बजे क्या रात होती है ना, और यहाँ पे दिन हो रहा है पूरा। और उस वाली रोड से जैसी कोई गाड़ी जा रही है ना भाई, ये ब्रिज पूरा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक आ गया। मेरे को तो पहले डर गया मैं। भाई साहब यहाँ तो अलग ही माहौल हो रहा है, देख रहे हो। H&M भी है और कितनी भीड़ लग रही है। बाकी ये लाइट्स के साथ पानी फाउंटेन, बच्चे अंदर जा जाके पानी में खेल रहे हैं। मतलब जैसे ही वो नीचे जाता है तो भग जाते हैं ताकि पानी से गीले ना हो, देख रहे हो। लड़की का स्वैग है भाई। चलो यहाँ सर्बिया में तो फिर भी लोग सही है भाई, कम से कम कैमरा देख के स्माइल तो कर रहे हैं। वहाँ बल्गेरिया में तो मुंह ही बना लेते थे। थोड़ी देर भाई इस वाली स्ट्रीट पे आके बैठ गया था, पैदल चल चल के पैर दुख गए। टोटल 5 किलोमीटर चल लिया और अभी भी 750 मीटर बचा है होटल यहाँ से। चलो भाई चले, जाके एडिटिंग भी करनी होती है, बड़ा हेक्टिक हो जाता है दिन यार। सुबह से शाम तक शूट करो, घूमो, रात को फिर एडिटिंग करो, थंबनेल बनाओ, शेड्यूल करो। आप लोग लाइक नहीं करते फिर हैं। 1 लाख लाइक तो बनते हैं ना इसी बात। भागू जल्दी जल्दी, रूम टूर दूंगा आपको, फिर एंड करेंगे लोग। तो ये है भाई रूम हमारा छोटा सा प्यारा सा। यहाँ पे 2 बेड लगे हुए सिंगल, एंड एक ये कंपार्टमेंट है, मतलब सेकंड बेडरूम समझ लो। इसमें भी 2 बेड लगे हुए मस्त, वार्डरोब है, टीवी है, एसी लगा हुआ है। एंड ये रहा भाई वॉशरूम, शावर एरिया एंड टॉयलेट सीट विदाउट जेट स्प्रे। मेरे ख्याल से ये डोमेट्री थी इनकी, तो उन्होंने प्राइवेट रूम बना दिया। बट सही है यार, 3000 रुपए से कम में इतना ऐसा रूम मिल गया। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।